श्रीलंका भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक सुंदर छोटा द्वीप है। देश के आदिवासी तमिल और बाद में सिंहली नागरिक बन गए खानाबदोश राजा विजयन के आगमन पर। आप्रवासी सिंहली ने धीरे धीरे जनसंख्या के आधार पर तमिल भूमि पर कब्जा कर लिया और कई सौ वर्षों के बाद अपने देश के एक तरफ धकेल दिया और बहुसंख्यक बन गए। तमिल दो प्रकार के होते हैं आज श्रीलंका में रहने वाले। एक मूल तमिल जो श्रीलंका में सिंहली लोग से पहले रहते थे, वे ज्यादातर श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। दो श्वेत पुरुष काल के दौरान बागान कार्य के लिए दक्षिण भारत में लाए गए तमिल, उनमें से ज्यादातर श्रीलंका के मध्य भाग में रहते हैं। तमिलों ने गांधी के माध्यम से एक अहिंसक संघर्ष और फिर सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से एक सशस्त्र संघर्ष किया ताकि वे अपरिहार्य परिस्थितियों में अपनी जन्मभूमि को अलग मान सके। श्रीलंकाई सरकार ने भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान सहित लगभग 30 देशों को मदद से उनके संघर्ष को बेरहमी से खत्म कर दिया। यह स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रहा। एक दुखद घटना के बारे में हमारा जानना जरूरी है जो श्रीलंका ने तमिलों के खिलाफ किया था शास्त्र संघर्ष के चलने से पहले। यूरोपीय शासन से पहले श्रीलंका को 3 अलग अलग राष्ट्रों के रूप में देखा जाता था। 1 किले का साम्राज्य, 2 कैंडी और 3 जाफना का साम्राज्य। जाफना के राज्य पर देशी इलम तमिलों का शासन था। पुर्तगाली रिपोर्ट के अनुसार पूरे श्रीलंका के प्रशासन के लिए आवश्यक सोना जाफना साम्राज्य में था। यह एक नोट जाफना के राज्य की समृद्धि को दर्शाता है। उल्लेखनीय यह है कि तमिल नेताओं ने गोरों के खिलाफ बेरहमी से लड़ा सिंहली उग्रवादियों को राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत भी की थी। जब अंग्रेजों ने सिंहली नेताओं को महत्वपूर्ण समय पर फांसी देने का फैसला किया तो रामनाथन जैसे तमिल नेताओं ने कानूनी तौर पर उनका बहादुरी से विरोध किया, कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें आज़ादी दिलाई। उल्लेखनीय यह भी है कि स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ये अभी भी सिंहली पाठ्यपुस्तक में हैं। ब्रिटिश शासन के तहत श्रीलंका को एक देश बना दिया गया था और फिर 1948 में स्वतंत्रता प्रदान की। उस समय श्रीलंकाई तमिलों का बहुमत में था। श्रीलंका में विभिन्न उच्च पदों पर उस समय के विभिन्न सिंहली राजनेताओं ने तमिल लोगों के खिलाफ नस्लवादी और बड़े पैमाने पर दंगों का नेतृत्व किया, यह दावा करते हुए कि श्रीलंका की 30% से कम आबादी ने कुल सत्ता पर कब्जा कर लिया है। क्रूर दंगों ने केवल राजनेताओं की मदद से बल्कि सरकार और सेना की मदद से भी हुए। सुरक्षा के लिए श्रीलंकाई सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण करने वाले तमिलों को सरकार की मदद से बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया। एक अलिखित नियम था कि कोई भी अपराध जैसे सरकार की मदद से तमिल लोगों के खिलाफ हत्या, डकैती और बलात्कार को अंजाम दिया जा सकता था। साथ ही श्रीलंका में अधिक विश्वविद्यालयों में भरने वाले तमिलों की संख्या को समाप्त करने के लिए शिक्षा में नए कानूनों को पेश किया गया। अर्थात उन्होंने घोषणा की कि श्रीलंकाई तमिलों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए और यह पर्याप्त होगा यदि बहुसंख्यक सिंहली लोग को इससे कम मिले। इन कानूनों के माध्यम से सरकार का मानना था कि श्रीलंकाई तमिलों में से केवल 10 से 20% ही अध्ययन कर सकते हैं। फिर भी तमिल लोगों ने अधिक अंक प्राप्त किए और श्रीलंका सरकार की योजनाओं को कुचलते हुए विश्वविद्यालयों में फिर से प्रवेश करना शुरू कर दिए। श्रीलंका सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका था और श्रीलंका सरकार खोजने के लिए कदम उठा रही थी और मूल कारण को ही मिटाना चाहती थी। वह तब होता
जब श्रीलंका सरकार ने शुरू किया, हिटलर द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार के बाद ही यह। श्रीलंका में जाफना पुस्तकालय 1981 के दौरान एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। पुस्तकालय को दक्षिण एशिया के विश्वकोश के रूप में देखा जाता था। जाफना पुस्तकालय श्रीलंकाई तमिलों और भारत सहित कई देशों की ऐतिहासिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक पुस्तकों और पांडुलिपियों से भरा पुस्तकालय था। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज और शैक्षिक खजानों को वहां संरक्षित किया गया था। 1 जुलाई 1981 को सरकार के समर्थन से वर्दीधारी सैनिक और सरकारी बल दक्षिणी श्रीलंका से ट्रेन से जाफना पहुंचे और एक दिन पुस्तकालय में उन्होंने आग लगा दी। लगभग 1 लाख किताबें और पांडुलिपियों जलकर राख हो गए। अंग्रेजी शोधकर्ता एलेक्स कोलियर का कहना था कि तमिल न केवल श्रीलंका में बल्कि दुनिया में भी बोली जाने वाली पहली भाषा है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां पहली भाषा बोलने वालों की इतनी बड़ी आबादी है। उसके आगे श्रीलंका वह देश है जहां वे सबसे ज्यादा रहते हैं। जाफना पुस्तकालय को जलाने के माध्यम से तमिल लोगों के इतिहास को साबित करने वाली कई स्रोत जलकर राख हो गई। एक तरफ क्रूर जनसंहार है, दूसरी तरफ उनके अधिकारों का क्रूर हनन है और तीसरी तरफ जाफना पुस्तकालय जो एक मंदिर था जहां उनकी शिक्षा, संस्कृति, भाषा और विज्ञान थी। संरक्षित सभी को जलाकर राख किया जा रहा है। जब वे शरण की तलाश में सरकार के पास भाग गए तो सरकार ने उन्हें पीटा और प्रताड़ित किया। जाफना पुस्तकालय के जलने की खबर सुनकर उस दिन दिल का दौरा पड़ने से विश्व लेखक डेविड की मृत्यु हो गई और भारत की प्रमुख लेखिका सुजाता ने उन्हें प्रस्तुत किया। उसकी किताबों में उसकी गंभीर मानसिक पीड़ा की निरंतरता के रूप में इस घटना से कई हिंदू पादरियों सहित पूरा भारत हिल गया। श्रीलंकाई सरकार ने उस दिन और मजाक में एक अक्षम्य पाप किया था। जाफना पुस्तकालय की आग को श्रीलंकाई तमिलों के हथियार उठाने के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया है। तमिल लोगों के खिलाफ हिंसा और आक्रामकता आज भी जारी है। 2009 में श्रीलंका सिंहल बौद्ध जातिवाद के खिलाफ संघर्ष को समाप्त के बाद थी। श्रीलंका में हिंदू धर्म सबसे व्यापक रूप में प्रचलित धर्म है। श्रीलंका सरकार इस समय उनके हिंदू मंदिरों को हटाने और उन पर बौद्ध प्रतीकों को रखने की प्रक्रिया में है। ऐसे समय में भी जब श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, तमिल लोगों के खिलाफ नस्लवाद खत्म नहीं हुआ है। जाफना पुस्तकालय की आग तमिल लोगों के खिलाफ हिंसा का सिर्फ एक उदाहरण है। यह दिल दहला देने वाला है कि श्रीलंकाई सरकार के उनके खिलाफ नरसंहार के लंबे इतिहास के बावजूद भारत ने अब तक केवल श्रीलंका की मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि श्रीलंका सहयोगी न बने।